हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास बच्चों। सॉरी फॉर द डिले ड्यू टू सम इश्यूज बच्चों। थोड़ा डिले हो गया बट एक बार देखो क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ आप सबके एंड पर? प्लीज डू चेक इट एंड लेट मी नो बच्चों, क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूँ? आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को वन शॉट में कवर करेंगे, ठीक है? तो आज से आपका जो हाफ ईयरली सॉरी प्री बोर्ड्स का सीरीज है बच्चों, ओके, दैट इज फुल वन शॉट सीरीज, वो आज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? हेलो आईआईटी ढोलकपुर, हेलो अंजिका, वेलकम। हेलो अंश, हेलो अस्मित, वेलकम। यस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक बार चेक करना क्या मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल आप सबके एंड पर? कुछ भी दिक्कत है प्लीज लेट मी नो। तो बिफोर वी स्टार्ट बच्चों, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बच्चों। माई नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय, आई एम योर साइंस एजुकेटर। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 lakh experience in the last 7 years of teaching बच्चों, and we have produced students those who have scored full marks in science in their final examination as well as board examination। तो आप सभी स्कोर करना चाहते हो बच्चों, आप लोगों के लिए बैच आ चुका है, लक्ष्य बैच क्लास 10, जिसमें आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि हुसैन जैदी सर वुड बी टीचिंग यू एसएसटी, विशाल सर वुड बी टीचिंग यू बच्चों मैथमेटिक्स, एंड आई विल बी टीचिंग यू साइंस इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। वेलकम वंशिका, हेलो हर्षद, वेलकम। यस, वेरी गुड इवनिंग। सो टू ज्वाइन दिस कोर्स बच्चों, अगे मैं पहले आप लोगों को बता दूं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टू ज्वाइन दिस कोर्स बच्चों यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू एमबाइब सिंपल। जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं आपको 3 days का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है, सभी एमबाइब ऐप्स के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, जैसे एमबाइब लर्निंग आउटकम्स, एमबाइब लेंस, लैब एक्सपेरिमेंट्स, एमबाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन एस, फ्रॉगीपीडिया, ये सभी का सब्सक्रिप्शन मिलता है बच्चों, ओके। अलॉन्ग विद एमबाइब लर्न का ऑप्शन, जिसमें 70,000 प्लस वीडियो लेसन्स एंड 2,000 प्लस ई बुक्स देखने मिलते हैं। डाउट रेजोल्यूशन 24/7 है बच्चों, ओके। एमबाइब लाइव क्लासेस होती है, 60 प्लस लाइव क्लासेस चलती है विद देयर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज, एंड आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है बच्चों। एक ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ 1.5 मिलियन क्वेश्चंस है, ओके, एंड इट केटर्स 400 प्लस एग्जामिनेशंस। और बच्चों आप जब भी पढ़ते हो आप 3D एंड 2D एसेट्स के साथ पढ़ते हो, इंटरेक्टिव कोबो लेसन्स के साथ में, एंड एक सब्सक्रिप्शन आपके अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी करता है। मतलब आप सब्सक्रिप्शन जब करते हो आप किसी गोल के लिए नहीं करते हो, ओके। व्हेन यू सब्सक्राइब बच्चों, आपका सब्सक्रिप्शन जब होता है बच्चों, वो पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन होता है। I hope it is clear. तो 1 month subscription will cost you only ₹699 per month. If you go with 3 month subscription plan बच्चों, it will cost you only ₹599 per month. इसमें भी you can use the code अक्षय15 बच्चों, you'll get 15% discount on the total subscription, and you can use the code अक्षय30 to get 30% discount on annual subscription as well, ठीक है? चलो सब लोग रेडी है सेशन के लिए, ओके। देखो बच्चों, ये पूरे चैप्टर के बारे में मैं पहले बता दूं। पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स है वो आपके स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ओके। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम्स, ओम्स लॉ, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ओके, कंडक्टर के लिए, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो आज के पूरे सेशन में हम लोग बच्चों ये सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे विद इन 1 लेक्चर। एक ही लेक्चर में सब कुछ कवर करेंगे, कोशिश करेंगे एक ही बार में हम लोग सब कुछ रिवाइज कर लें। तो सब लोग रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी बॉडी के बारे में तो हम लोग उसके स्टेबल चार्जेस के बारे में बात करते हैं, राइट? हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रल है नेचर में। तो पहले आप चार्ज समझो। चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर का, जिससे उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चलता है, ठीक है। एंड मास अगर हम लोग बात करें बच्चों, ओके, तो मास इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। जब हम लोग बात करते हैं चार्जेस के बारे में, तो देखो चार्जेस एंड मास दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, दोनों ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसका? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। चार्ज जो है बच्चों वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर जीरो चार्जेस भी हो सकते हैं, है ना? जीरो मतलब देयर इज नो चार्ज एक्चुअली, ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो चार्जेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं बच्चों एटम के बारे में, तो याद रख लेना एटम में हम लोग देखते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ओके। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ओके। जिसमें अगर हम लोग बात करें बच्चों चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होता है, ओके। तो अगर आप चार्ज ऑन प्रोटॉन देख रहे हो, ओके, Q फॉर प्रोटॉन देखोगे बच्चों एंड Q फॉर इलेक्ट्रॉन देखोगे, दोनों ही सेम होते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन याद रख लेना दोनों में जो डिफरेंस होता है दैट इज जस्ट ऑफ साइन। प्रोटॉन्स के लिए इट इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के लिए इट इज नेगेटिव। तो चार्ज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों के सेम ही होता है एक्चुअली में, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होता है,
बात करें अगर न्यूट्रॉन के बारे में, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज एज सच नहीं होता, याद रहेगा। ओके, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मासेस नाउ। ओके, याद रख लेना, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बच्चों, इट इज वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, उसमें एक ह्यूज गैप है। हाँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर आप देखो तो इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट, है ना, देख पा रहे हो, इट इज 1.674 इंटू 10 टू द पावर -24। इसीलिए जब भी हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं, याद रख लेना ये टर्म, एटॉमिक मास नंबर जब निकालते हैं बच्चों हम लोग, तब हम लोग सिर्फ न्यूक्लियस का देखते हैं, है ना। क्लास 9 में पढ़ा है ना कि न्यूक्लियस में मास होता है पूरा। तो ये चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए बच्चों आप लोगों को। इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर इन एटॉमिक मासेस, बिकॉज वो नेग्लिजिबल है। अब बच्चे बोले सर फर्क कितना ही है 10 टू द पावर -27 और 10 टू द पावर -31 का, क्या बच्चों ये फर्क छोटा है या बड़ा है? बताओ, चलो तुम लोग बताओ, क्या ये जो डिफरेंस है 10 टू द पावर -27, 10 टू द पावर -31, क्या ये फर्क बहुत छोटा है या फिर बहुत बड़ा फर्क है? तो इट इज एक्चुअली, इसका 10,000 टाइम्स तोड़ना पड़ेगा। ओके, उतना बड़ा फर्क है, राइट। बस आपका 10,000 बच्चों नीचे आ जाएगा, जो ऊपर आपको लेना पड़ेगा बाद में। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, तो मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अब चार्जेस ना बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, मतलब आप चार्जेस को नेट चार्जेस निकाल सकते हो, चार्जेस के लिए आप नेट चार्जेस निकाल सकते हो। मतलब अगर आपके पास में बहुत सारे छोटे 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 चार्जेस है तो आप उनको ऐड कर सकते हो, उससे समेशन कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, बाय द वे, जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि सर एनसीईआरटी ही सिर्फ करके जाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊं बच्चों, एनसीईआरटी से ज़्यादा ही मिलेगा, और इस सेशन के बाद में इलेक्ट्रिसिटी फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी के लिए आप पेन पेपर सब रख के बैठ सकते हो, बाद में आप सेशन के बाद में इसके नोट्स बनाओगे तो भी चलेगा। अभी पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पे होना चाहिए, ठीक है। तो नेट चार्ज जब भी सिस्टम का निकालते हैं बच्चों हम लोग क्यू नेट कहते हैं, आप क्यू नेट बोल सकते हो। इट इज द सम ऑफ ऑल द चार्जेस, जितने चार्जेस होंगे बच्चों उसका समेशन करना पड़ता है बच्चों अप टू क्यू एन। तो एन इज द नंबर ऑफ चार्ज, समझो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। लॉजिकल है। तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, इसका मतलब यू कैन सिंपली ऐड द चार्जेस। अब याद रखना देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आल्सो। ओके, नेट चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इररेस्पेक्टिव चार्जेस आ रहे हैं जा रहे हैं, डजंट मैटर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो जब भी नेट चार्जेस के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो किसी का भी नेट चार्ज अगर आप निकालने की कोशिश करो तो नेट चार्ज हमेशा एक सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहता है अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो चार्ज ऐसा नहीं कि यहां से वहां चला गया फिर आएगा ही नहीं, राइट है। तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो अभी ये देख कैसा लगेगा, ये मास का तो कॉपी कर दिया है, मास का स्टेटमेंट एग्जैक्टली कॉपी मारा है ना, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पढ़ा था। वो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, तो क्यों का डिफरेंस रखना है, सेम स्टेटमेंट छाप दो, सिंपल लॉजिक बच्चों, राइट। तो चार्जेस के बारे में क्लियर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP इसके बेसिस पर सम आते हैं 2 मार्कर वाले क्वेश्चंस, बहुत बड़ा है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद रख लेना बच्चों, जब भी आप लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ते हो बच्चों, सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे कभी तो दैट इज योर चार्ज का क्वांटाइजेशन। और इसको बहुत इजीली आप डिनोट कर सकते हो Q इज इक्वल्स टू एनी के साथ में। इट इज हमेशा एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट, जो बेसिक यूनिट होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब बेसिक यूनिट क्या है सर, बेसिक यूनिट है E का वैल्यू, दैट इज 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये उसका इंटीग्रल मल्टीपल बनाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, ये प्लीज लिखना अपने बुक में। M क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों इट इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अगर आपको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड आउट करना है तो आपको हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी जो है बच्चों ये वाला एडिटिव के बाद में जो आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये टर्म भूलना नहीं है, क्वांटाइजेशन। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं चार्ज को, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि 1 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, तो इट इज क्वांटाइज्ड ऑलवेज। ओके, डेसिमल्स में नहीं देखने मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर है? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इसके बाद में आता है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। से ये प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस क्या, अच्छा हमें पढ़ना पड़ेगा नहीं, आप सिर्फ देख लो। देखो चार्ज किसी भी चीज का उसका नेचर और मैग्नीट्यूड जो है ना बच्चों चार्ज का, वो इंडिपेंडेंट है उसके ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर कहीं पे भी हो, भाग के आ रहा है, चल के आ रहा है, उड़ के जा रहा है, ओके डजंट मैटर, चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगा। तो प्रॉपर्टी जो है बच्चों उसमें इनवेरिएंसी होती है, इसका मतलब इट इज नॉट वेरिएंट, ये बदलता नहीं है, ओके ऑब्जर्वर के साथ में।
आई होप इट इज क्लियर, याद रखना। अब देखो आप लोगों ने देखा है कि जब भी झरने से पानी गिरता है, ओके, तो पानी का हम लोग जो है बच्चों बोलते हैं वाटर करंट है। क्या कहते हैं हम लोग? वाटर करंट कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसे? वाटर करंट। तो वाटर करंट जो है ऊपर से नीचे आता है, सिंपल लॉजिक है ना। तो वाटर क्या है बच्चों? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर करंट क्या है बच्चों? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब पानी फ्लो कैसे कर रहा है वो फाइंड आउट करने को बोलते हैं वाटर करंट, है ना, मतलब फ्लो ऑफ समथिंग। तो बच्चों सिमिलरली अगर हमारे पास में चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सोचना, इफ आई हैव दिस, समझो इसमें चार्ज है, ये हमारा चार्ज है, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं, इसको क्वांटाइजेशन कर सकते हैं बच्चों? अब क्वेश्चन ये आता है, हाँ तो कर तो सकते हैं सर, क्वांटाइजेशन इज पॉसिबल, बट क्वेश्चन ये है कि अगर चार्ज फ्लो करे तो क्या? अगर चार्ज फ्लो करे तो क्या? इफ चार्ज फ्लोस तो उसे हम क्या कहेंगे? ओके, है ना। अब ये चार्ज जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये जो चार्ज है ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। ये अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों, ओके, और वाटर था, जब वाटर जब फ्लो किया, वाटर ने जब फ्लो किया तो हमने क्या कहा? वाटर के फ्लो को वाटर करंट कहा, वाटर करंट कहा, ठीक है। सिमिलरली जब चार्ज फ्लो करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो डजंट मैटर, जब चार्ज फ्लो करेगा बच्चों उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हो बच्चों? तो बेसिकली दिस इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज। ये क्या है सर? ये मूवमेंट ऑफ चार्ज है, यस और नो? या फिर चार्ज इन मोशन लिखो, चलेगा? चार्ज इन मोशन, ठीक है। अब इसी से ना एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों कि चार्जेस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो चार्जेस कौन से टाइप के हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 में, ठीक है। यहां से आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया। तो याद रख लेना बच्चों, जब हम लोग चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो हम स्टार्ट ही करते हैं चार्जेस के साथ में। तो लेट्स कंसिडर कि हमारे पास में दो तरीके के चार्जेस है, एक चार्ज एट रेस्ट है और एक चार्ज इन मोशन है, ठीक है। दो तरीके के चार्जेस मैंने बोला, एक चार्ज एट रेस्ट, एक चार्ज इन मोशन, ठीक है। ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। सो जो चार्ज एट रेस्ट है वो यहां पे लिख रहा हूं मैं, और जो मोशन में वो यहां पे लिख रहा हूं मैं। अब ध्यान देना, यहां पे रखो। अब अगर हम लोग चार्ज के बारे में बात करें बच्चों, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये रेस्ट पर है और ये मोशन में है, ये मोशन में है। अब मुझे बताओ बच्चों, जो रेस्ट में है उसे हम लोग बोलेंगे वो स्टेशनरी चार्जेस है, उसे हम क्या कहेंगे? इट इज स्टेशनरी, या फिर आप स्टैटिक चार्ज कहोगे। ये स्टैटिक चार्ज है ना, रुका हुआ चार्ज है। और जब कोई चीज मूव हो रहा है बच्चों, से हम लोग बोलते हैं डायनामिक चार्ज, डायनामिक चार्ज, मूविंग चार्ज, है ना। चार्ज इन मोशन, चार्ज एट रेस्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट चार्जेस इन मोशन या फिर स्टैटिक चार्जेस के बारे में, तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक करंट्स के बारे में, ओके। और जब हम लोग डायनामिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं, ओके। लॉजिकल है बच्चों। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें करंट वाला मोशन होगा, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो करंट होगा, मतलब करंट मतलब मूविंग होगा। आई होप इट इज क्लियर, ओके। क्लियर है? डन डन डन। इतना पार्ट में कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। चल, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं? इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। फ्लो ऑफ समथिंग को करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, ये तो ऐसा बोला हुआ है, बट क्वेश्चन ये आता है, मुझे बताओ क्वेश्चन ये है कि ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम लोग बोल रहे हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हम लोग ने यहाँ पे बताया कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? हाँ, क्या हमने ये चीज मेंशन की है बच्चों? क्या वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? थोड़ा सोचो और बताओ। तो हमने ना ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया, ओके। तो कन्वेंशनली, ओके, कन्वेंशनली इट इज टेकन कि हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करता है सर्किट में, ओके। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कन्वेंशनली है। कन्वेंशनली पता है ना क्या है? कन्वेंशन है ये कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव चार्जेस मूव हो रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे अट्रैक्ट करने के लिए। तो जो करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा दैट वुड बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, अगर हम कन्वेंशनल करंट के बारे में बात कर रहे हैं,
अगर हम कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करें, याद रख लेना, आप जो भी पढ़ोगे सिलेबस में हमेशा हम लोग कन्वेंशनल करंट लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट लेके नहीं चलते। आई होप इट इज क्लियर। ये बहुत सिंपल है, बट बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कौन सा करंट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वी आर लर्निंग अबाउट कन्वेंशनल करंट। ओके, कन्वेंशनल करंट के बारे में बात करें, ठीक है। कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है बच्चों, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है। अब हमेशा आप लोगों को डाउट आता रहेगा कि टीचर बोलते हैं कि करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्वेश्चन ये है कि किसका सही है ना, क्वेश्चन ये है कि किसका सही है सर, दोनों ही सही है ना। आई होप इट इज क्लियर, दोनों का ही सही है। लॉजिकली सोचो क्या लिखा है, आई थिंक चार्ज होना चाहिए क्योंकि चार्ज वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है बट नॉट, क्या क्या लिखा है। अच्छा, पहले भी कुछ क्वेश्चन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से चले तो मास 0 हो जाएगा, तो वहां चार्ज होगा। मास कैसे 0 हो जाएगा, मतलब मास को आप 0 कैसे कंसिडर करो, इज इक्वल्स टू mc² को लेकर एक थियरी के बेसिस पर। तो इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों हम लोग डिनोट करते कैसे, I इज इक्वल्स टू Q by T, वेयर Q इज द चार्ज। ओके, मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग मेरे साथ में लिख रहे हो, ठीक है। तो हम क्या मेंशन करेंगे बच्चों कि I जो है हमारा, इट इज इक्वल्स टू Q by T, वेयर Q जो है बच्चों ये हमारा चार्ज है, Q जो है वो चार्ज है, T इज द टाइम, I इज द इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट आप बोल सकते हो। I क्या है, I करंट है, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। अब I इज इक्वल्स टू Q by T मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही है ना। अब सर्किट के बारे में अगर आप बात करो बच्चों, बहुत मजेदार चीज देखो यहाँ पर है कि अगर आप एक सर्किट को डिजाइन कर रहे हो, ओके, अगर आप सर्किट पे डिजाइन करो, किसी सर्किट को डिजाइन करो जिसमें समझो आपने एक लोड लगाया है, एक बैटरी लगा दिया है, आप किए, ये सब भी बताऊंगा क्या होता है। ओके, अगर आपके पास में एक बल्ब है जो ग्लो करने वाला है, ठीक है, तो बल्ब भी लगा देते हैं, चलो, ओके, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पर एक की ऑन कर देते हैं जिससे करंट फ्लो करना चालू हो जाए। अब देखो मजेदार चीज क्या है कि लोगों को लगता है कि फ्लो ऑफ करंट अलग चीज है या कुछ भी, ये अलग अलग तरीके से चल रही है, इसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं बच्चे। अरे बेटा एकदम सिंपल है, देखो अब इसमें देखो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, अब क्यों कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इसमें से करंट पास हो रहा है, चार्जेस पास हो रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल बच्चों, तो करंट जो है वो पास होगा I से, बल्ब से जाते हुए ये वापस आएगा I और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो डायरेक्शन है बच्चों, करंट का डायरेक्शन I जो है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन है। कन्वेंशनल मतलब समझ रहे हो, माना हुआ डायरेक्शन है, तभी पता ही नहीं था लोगों को इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कन्वेंशनल करंट है, समझ रहे हो, ये कन्वेंशनल करंट है। तो इट इज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, कॉज पॉजिटिव चार्जेस को कंसीडर किया था, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, समझ रहे हो। बट हमें मालूम है ना कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, प्रोटॉन्स नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं हमें पता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सोचो, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होगा बच्चों फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, इट इज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव, कॉज वो अट्रैक्ट करेगा ना पॉजिटिव को। अब समझ में आ रहा है बच्चों ये क्यों इतना कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लोग बताते ही नहीं ये कन्वेंशनल है, माना हुआ है, पहले कंसीडर किया गया था कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं, और आज तक वही रखेगा, कॉज उसको चेंज करेगा तो बाकी थियरीज को चेंज करना पड़ेगा। तो इट इज कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। अगर I इज इक्वल्स टू Q by T होता है, I इज इक्वल्स टू T by Q। बेटा कभी भी रेट जब निकालते हो ना आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हो हर्षित, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ओके, चार्ज के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है वो नहीं होता है, आप समझ रहे हो। रेट कभी भी निकालते हो आप, जैसे स्पीड निकालते हो तो इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। रेट हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ये चीज क्लियर है, हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में लेते हैं, बिकॉज टाइम जो है बच्चों वो दोगला नहीं है, वो इनवेरियंस है, उसको टेंशन ही नहीं है, वो बदलता ही नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। टाइम हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। टाइम के साथ ही क्यों लेते हैं, बोलो टाइम इज प्रोग्रेसिव, टाइम इज प्रोग्रेसिव, टाइम हमेशा प्रोग्रेसिव होता है बच्चों, बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता, नहीं पीछे आता। लॉजिक है, तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं हम लोग,
कितना इज्जत दे रहे टाइम को, समझ रहे हैं? ओके, क्यों टाइम का रेस्पेक्ट मिलता है? बिकॉज टाइम तो हमेशा ही बढ़ने वाला है, उसके साथ जो बढ़ रहा है वो क्वांटिटी को बढ़ाएगा, उसके साथ नहीं बढ़ रहा है तो नहीं बढ़ाएगा क्वांटिटी को। इसलिए टाइम हमेशा बढ़ता है, इसलिए हम लोग टाइम को कहते हैं बच्चों टाइम इज प्रोग्रेसिव। इसलिए हमेशा जब भी आप रेट निकालते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हो, विद रिस्पेक्ट टू कुछ और भी निकाल सकते थे, बट हम लोग टाइम के साथ निकालते हैं, बिकॉज टाइम हमेशा बढ़ता है। लॉजिक क्लियर है? अब आपका दिमाग, एग्जाम्पल, ओके, यू आर इवॉल्विंग, राइट? आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, आप टाइम के साथ में आपको नॉलेज बढ़ रहा है आपका, तो हम टाइम के साथ ही बोलते हैं अरे इतना बड़ा हो गया तो भी तेको नहीं पता। मतलब क्या है? टाइम के साथ रिलेट कर रहे हो। आई होप इट इज क्लियर। तो इट इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हर जगह पे, बिकॉज टाइम इज इनवेरिएंट, उसको टेंशन ही नहीं है। आप गाड़ी में बैठे हो, आप एरोप्लेन में बैठे हो, टाइम टाइम ही रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा। आपने स्पीड ऑफ लाइट की तरह चले गए ना, अगर स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से गए तो भी टाइम बढ़ रहा ही है। समझ रहे हो बच्चों? तो मतलब थियरीज बहुत सारी है, बट इतना अभी तक समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या ये चीज क्लियर? सॉरी, ऑफ द कन्वेंशनल करंट। क्लियर है? डन। आई बिकेम योर फैन। अरे यार थैंक यू सो मच। चलो डन बच्चा इतना। तो आओ पीछे। ओके, अब I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है बच्चों, याद रख लेना। इनका जो एसआई यूनिट होता है, ये सर एम्पियर के नाम पे रखा हुआ है, ये चार्ज है कूलम के नाम पे रखा हुआ है, टाइम सेकंड्स में मेजर होता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर मुझे चाहिए तो 1 कूलम ऑफ चार्ज होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू 1 सेकंड ऑफ टाइम। 1 सेकंड ऑफ टाइम में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव कर रहा है तो वो पूरे वैल्यू को हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट है। करंट इज एक्चुअली व्हाट? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज नॉट द फ्लो ऑफ चार्ज, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना फास्ट या कितना स्लो चार्जेस मूव कर रहा है। बहुत लोगों को लगता है करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज नॉट फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? करंट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इट मेजर्स द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या ये डिफरेंस क्लियर है सबको? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऑफ चार्ज कहना और इलेक्ट्रिक करंट को द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहने में कितना डिफरेंस है? जब आप फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हो उसमें सिर्फ चार्जेस के नंबर्स मेजर होते हैं, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में बच्चों आप टाइम के साथ में देखते हो उतने टाइम में कितने गए, राइट? तो क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो बोलो कर दो। बोलो one ampere is equals to 1C/1s, right? 1 coulomb of charge passing through the circuit in 1 second. अब ये आपके पास में फॉर्मूला ट्रायंगल है बच्चों। फॉर्मूला ट्रायंगल को कैसे पढ़ते हैं, याद है क्या? नहीं भूल गए? अब फॉर्मूला ट्रायंगल को पढ़ने का सही तरीका क्या है बच्चों? एकदम सिंपल सा तरीका है। फॉर्मूला ट्रायंगल बनाओ, उसमें यहां पे लिख दो डिविजन, यहां पे लिख दो डिविजन, यहां पे लिख दो मल्टीप्लीकेशन। अब बनेगा फॉर्मूला। बोलो आई अगर निकालना है तो Q डिवाइडेड बाई टी है, Q डिवाइडेड बाई टी है कि नहीं? तो बोलो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। ओके, अगर मुझे T निकालना है बच्चों तो Q बाय डिवाइडेड बाय I है, तो T इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय I। ओके, और अगर हमें Q निकालना है बच्चों, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी हो जाएगा बच्चों, दैट इज IT। ठीक है, हमें तो यही बताया गया था फ्लो ऑफ चार्ज। बहुत लोग, उनको भी वही पता रहता है, क्योंकि अगर उनको जो पता है वही वो बताएंगे ना, आगे फ्लो करेंगे, फिर बच्चे फिर टीचर बनेंगे, फिर वो भी वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही चलता है। और एक मिसकम्युनिकेशन हो जाए ना तो वो सब जगह पे चल जाता है। ठीक है, जैसे लोग भी रट्टा मारते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट को लेकर कुछ पता ही नहीं रहता है। ओके, तो बोलता है ऐसे रट लो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द पॉजिटिव। पूरा रटा हुआ है, और सब वो अपने स्टूडेंट्स को भी रटाते हैं, फिर स्टूडेंट्स भी वही रटते रटते आगे बढ़ते हैं। बच्चा डिफरेंस है, वो जो हम लोग बोलते हैं ना नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन करंट है, और जो माना हुआ है वो कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन एज्यूम्ड है, उसको अभी चेंज नहीं कर सकते हम लोग। अगर अभी करेंगे तो सब थियरीज में चेंजेस करना पड़ेगा, तो बेटर है जो जैसा है उसको रहने दो वैसे। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट लिख के हो गया होगा सबका। ओके, तो अगर हमें 1 एम्पियर को फाइंड आउट करना है बच्चों, तो हम क्या बोले 1 कूलम चार्ज पर सेकंड। बट अगर सम अगर आ जाता है जिसमें 12 कूलम ऑफ चार्ज है और 6 सेकंड के लिए जा रहा है, तो बच्चों आई निकालना कितना सिंपल है, इट इज 12 कूलम अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर का चार्ज। खत्म। एम्पियर ए है बच्चों, साइंटिस्ट का नाम जब भी होता है ना कैपिटल से लिखते, याद रख लेना। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट्स जो होते हैं बच्चों, वो कंटिन्यूस क्लोज कंटिन्यूस लूप में होते हैं। ये चीज पता है ना, इनका पाथ क्लोज होना चाहिए। ओके, तब आप बोलो इलेक्ट्रिक वर्ड पे से करंट है। तो एक सर्किट को अगर आप बना रहे हो बच्चों, तो सर्किट में हमेशा क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करेगा। इट शुड बी ऑलवेज क्लोज एंड कंटिन्यूस, याद रहेगा। तो आपके घर में जो लाइटिंग वीटिंग लगता है ना, चित्र मस्त मस्त हो गए, तो वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिस पर लगता है। ठीक है,
रहेगा। अब ये फ्लो होने के लिए ओके कुछ तो रीजन चाहिए, राइट है। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा सोचो, चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, ये छोड़ो। हाँ, समझो कि यहाँ पे यहाँ पे एक स्लाइड है, ठीक है, खेला स्लाइड वीड आप लोगों ने? ऐसे एक स्लाइड रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे स्लाइड रखा हुआ है, समझो लाइक दिस, ओके। और इस पे एक मैं सपोर्ट लगा देता हूँ कुछ कि ये गिरे नहीं, मस्त एक सीढ़ी लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दिया है, ओके। अब क्या है ना, हमारे घर पे कुछ बच्चे हैं, ओके, गेस्ट के बच्चे आए, पता है पसंद नहीं है हमें, बट वो लोग आए तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो वो आए और वो चाहते हैं इस सीढ़ी पे खेलना, ठीक है, वो ये सीढ़ी पे खेलना चाहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सोचो कि हम मना तो नहीं कर सकते, है ना। तो बोले ठीक है चलो, उसने बोला कि लेकिन आपको धक्का मारना पड़ेगा। तो हम एक कंडीशन रखेंगे, ठीक है, हम क्या कंडीशन रखेंगे कि इस स्लाइड पे ना मैं सिर्फ तब धक्का मारूंगा या मैं तभी हेल्प करूंगा जब तुम ए से बी जा रहे हो, जब तुम पॉइंट ए से बी जा रहे हो तब मैं धक्का मारूंगा, बी से ए खुद तुम्हें खुद को वापस जाना है फिर से, ठीक है। ए से बी में मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला, वो खुश हो गया कि चलो भैया हेल्प करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे रखा उसको, अभी के लिए समझो वो वॉल है एक, ठीक है। मैंने बोला कि भाई ढकेल दूं, बोला हाँ कर दो, तो मैंने उसको ढकेल दिया, एक्चुअली नहीं ढकेला, मैंने उसको एक्टिंग किया ढकेलने का, बट वो नीचे खुद चला गया, ओके। अब ये बॉल खुद से नीचे चला गया, क्यों गया? ये बॉल खुद से जा रहा है नीचे, क्योंकि अगर आप देखो तो इस पॉइंट पर हाई पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर लो पोटेंशियल है, यस और नो, है ना। अभी हम लोग सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे पहले क्या, तो ये हाई पोटेंशियल वाला पार्ट है और ये लो पोटेंशियल वाला पार्ट है। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, ओके, इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर वर्क डन होता है, समझा नहीं समझा बच्चों? तो ये जब यहां से मास यहां से यहां जाएगा तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जो कि सबसे सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, तो खुद ही फ्लो कर गया। तो इसका जो फ्लो है इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यस और नो। करंट में भी सेम होता है, बैटरी में जो हायर पोटेंशियल होता है वहां से चार्जेस निकलते हैं, लोअर पोटेंशियल पे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है सर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करें? अरे बेटा हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं? अब देखो मजेदार चीज है, एक ही मिनट में समझ में आएगा, रट्टा मारने वाले बच्चे चले जाओ, जो पढ़ने बैठा है वो समझो यहाँ पे कि अगर आपको समझना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन यहां से यहां तक मूव कर गया, ओके, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो मैं क्या बोलूंगा, इधर जितना भी है वो इधर भी लिखूंगा तो सेम ही है ना पोटेंशियल। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही यहां पे भी है, यहां पे जो पोटेंशियल है वो यहां पे भी है। अब अगर ये बॉल नीचे मूव कर रहा है बच्चों, अगर मुझे इसको अगेंस्ट में मूव करवाना है, थोड़ा सोचो यस और नो, इसको अगर मुझे अगेंस्ट में मूव करवाना है तो मुझे इस पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में, इनके बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा मुझे इन मूविंग द बॉल, है कि नहीं बच्चों? मुझे इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा इधर रखने के लिए। वो उसने ट्राई किया, वो जा नहीं पाया, उसने मुझे बोला रख दो यार, मैं बोला पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उसने बोला क्या मतलब मुझे इस बॉल पर वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा उसको रखने के लिए, ओके। तो अगेंस्ट जब जाते हो बच्चों, आप जब अगेंस्ट जाते हो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हो, वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन इन मूविंग द बॉल, राइट और रॉन्ग बच्चों? सेम गोस फॉर द चार्जेस, बैटरी भी बोलता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, बोला हाँ, बोलो वर्क डन तो करना पड़ेगा, बट किस पे करेगा इस बार वर्क डन? सोचो और बताओ, वर्क डन तो करना पड़ेगा बट इस बार बॉल थोड़ी ना है, इस बार चार्ज है, तो बोलो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है V इज इक्वल्स टू W/Q। समझा या नहीं समझा बच्चों? कितना सिंपल कि क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है वोल्टेज, इट इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी या फिर पॉइंट बी टू पॉइंट ए, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर हम लोग कहते हैं हमेशा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। समझा बच्चों? तो यही आपके बैटरीज में भी होता है, हाइयर से लोअर तो अपने आप चले जाता है, लोअर से हाइयर जो है बच्चों वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है हमेशा। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, यस पूछ सकते हो, फैक्ट्स माइंड, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फ्लो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बच्चों देयर विल बी नो फ्लो। अगर आप देखो यहाँ पे देयर वाज नो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे कोई फ्लो नहीं हुआ, बट यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ओके। यहाँ पे पानी यहाँ पे था इतना और यहाँ पे था, अब देखो ये ऊपर गया ये नीचे आया, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो फ्लो नहीं होता,
लॉजिकल है बच्चों। तो कंटेनर जिसका वाटर लेवल हाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, राइट? समझ रहे हो बच्चों? द कंटेनर हुज वाटर लेवल इज हाई विल हैव द हायर प्रेशर एट द बॉटम, ओके, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा, राइट? सिमिलरली जो वाटर का लेस होगा बच्चों उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, इसलिए हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में पानी फ्लो करेगा। आई हैव ए डाउट सर, सर प्लीज। अरे बेटा प्लीज प्लीज थोड़ी ना डाउट हो सकता है, डाउट क्या है वो मैं पूछ रहा हूं, आप प्लीज बोलोगे तो कैसे समझेगा मुझे, ठीक है? तो मतलब अगर बैटरी में पोटेंशियल है तो अगर पॉजिटिव चार्जेस से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं बच्चों तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है ना? इसलिए चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, यस और नो? लॉजिक है। तो हायर पोटेंशियल से चार्ज मूव करेगा और यहां पे जाएगा। अब बच्चे बोले सर इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा यहां पे हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ही लेंगे, तो हमेशा इट विल गो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। कितना सिंपल है। अगर समझो मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्किट में है ही नहीं, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, V इक्वल्स टू 0, तो कोई काम करना पड़ेगा क्या? नहीं। मतलब स्लाइड जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हम स्लाइड बात कर रहे थे, जो इस एंगल में था वो अभी ऐसा है जमीन पर, तो अगर मैं बॉल यहां पर रखूं थोड़ी ना आगे जाएगा, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, समझा? तो हमेशा जब भी आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब वहां पर वर्क डन होगा इन मूविंग द चार्ज। तो फॉर्मूला लिख लेना बच्चों, V इज इक्वल्स टू W/Q। अरे बेटा डाउट क्या है वो मैं पूछ रहा हूं, यू हैव अ डाउट, वेरी गुड, बट क्या है वो, है ना? अब इसको अगर हम लोग मेंशन करें बच्चों, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ओके, अभी इलेक्ट्रिक सेल्स में जो आ रहा है बच्चों, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं ऐसा कि V जो है बच्चों इट इज इक्वल्स टू W/Q, है कि नहीं? V is equals to W/Q, where W is the work done, Q is the charge। तो अगर इसको आप मेंशन करो बच्चों, ओके, तो इस फॉर्मूले को कैन यू राइट इट लाइक दिस, V is equals to W पर यूनिट चार्ज। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें आप लोगों को मेंशन करना है, याद रख लेना। जो V है वो वर्क डन है, ये आपका वर्क डन है, ये आपका चार्ज Q है, चार्ज Q है, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस PD है, ठीक है? अब इसमें अगर आपको यूनिट्स लिखना है बच्चों, याद रख लेना, वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। क्या मैं बोल रहा हूं? 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऐसे आप लोग मेंशन कर सकते हो। सर मेरा कल एग्जाम है, चैप्टर में pH ऑफ सॉल्ट है, मेरा एक लेक्चर है इसमें, इसी चैनल पर मैंने pH इन वन शॉट पढ़ाया है, ओके, वो जाके एक बार चेक कर लेना फैक्ट्स में, उसमें मैंने pH को डिटेल में समझाया, उसके लॉगरिथमिक वैल्यूज के बारे में बताया है और pH स्केल के बारे में बताया, ठीक है? तो एक बार ना वो वन शॉट वाला लेक्चर देखो, 1 आवर का लेक्चर है, बट उसमें सब कुछ डिटेल में है, ठीक है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पोटेंशियल कम होता है क्या? हाँ हर्षित, देखो कन्वेंशनल है ना, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल पे तो नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, तो पोटेंशियल कम होगा ना पॉजिटिव का, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव टर्मिनल पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, ताकत ज्यादा होगी अपने घर पे, दूसरे घर पे कम होता है, राइट है ना? लॉजिकली क्लियर है बच्चों, है ना? डन? किससे मिलोगे? पुराने स्टूडेंट्स। चल डन डन डन। अब इसमें आपको जो भी चेंजेस करना है वो तो आपको आना ही चाहिए कि V इज इक्वल्स टू W/Q अगर हो सकता है तो उस हिसाब से W इज इक्वल्स टू V इंटू Q भी हो सकता है, Q इज इक्वल्स टू W/V भी हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूला में चेंजेस है ना, ये बच्चों का है, बच्चों आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है? 1 2 3 ये फॉर्मूला ट्रायंगल से भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लॉजिकल। अब देखो साइमन ओम आए, बोला देखो देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिश्ता बिटवीन V एंड I, ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन V एंड I। अब क्वेश्चन था क्या है, तो उन्होंने बोला देखो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा बच्चों उतना करंट फ्लो ज्यादा होगा, ऐसा उन्होंने बोला, जो कि सही है ना? अगर स्लाइड जितना बड़ा है बच्चों, जितना स्लैंटिंग है उतना ज्यादा फ्लो होगा, तो उन्होंने बोला हाँ, तो बोला रिलेशन बताओ फिर क्या है। देखो ओम्स लॉ के हिसाब से इट स्टेट्स, अच्छा बहुत लोगों को लगता है V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू IR इज नॉट ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ पूछा जाए तो बोलो बच्चों V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट इज ओम्स लॉ। ठीक है, इट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है सर? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हाँ, अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी कैन राइट इट लाइक दिस I, और यहां पे कांस्टेंट लिखेंगे R। अब दिस R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बच्चों, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो R इज इक्वल्स टू V बाय I, ये अभी आप लिख सकते हो, राइट। तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए, ओके, ओम्स लॉ के हिसाब से अगर आप देखो बच्चों, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि V इज इक्वल्स टू RI या फिर IR, जिसमें जो R है बच्चों, जिसमें जो R है इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है बच्चों, यही R जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये है हमारा करंट, ये हमारा प्यारा करंट। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस PD। अब इसको मेजर करने के लिए बच्चों देखो, करंट को हमेशा मेजर करते हैं एम्पियर में, वोल्ट में मेजर करते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को, एंड ओम में मेजर करते हैं बच्चों किसे? रेजिस्टेंस को। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो कैसे मैं लिख सकता हूं बच्चों से? ओके, 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो आप क्या कह सकते हो कि R इज इक्वल्स टू V बाय I अगर है, तो अगर आपको 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, 1 ओम का रेजिस्टेंस देखना है, तो इट वुड बी 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तब जाके आप बोल सकते हो कि ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है जो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ 1 एम्पियर के करंट को जाने दे, उसे कहते हैं बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये मटेरियल में चेंज हो सकता है। ओके, क्या मैं बोल रहा हूं? ये मटेरियल जो है ये टर्म टू टर्म चेंज होता है। कुछ फैक्टर्स है जो इसको ना बहुत तकलीफ देते हैं। ओके, कुछ फैक्टर्स है बच्चों जो इसको बहुत तकलीफ देते हैं। अब क्वेश्चन है ये कौन से फैक्टर्स है? ओके, देखो, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, राइट। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया बाय द वे। तो जैसे जैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा बच्चों, वैसे वैसे करंट बढ़ता रहेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टेंस ज्यादा है करंट कम है, हमेशा देयर इज अ इनवर्स रिलेशन इन इट। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो रेजिस्टेंस के लिए देयर आर सम फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। कोई बता सकता है क्या है? हाँ, देयर आर सम फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को बच्चों अफेक्ट करते हैं। अब आप सोचो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई बता सकता है? थोड़ा सोचो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, तो देखो, देयर आर सम फैक्टर्स बच्चों जो रेजिस्टेंस को फर्क देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, उससे पहले एक चीज बताओ, कभी भी ग्राफ आए तो इसे बोलते हैं ओमिक कंडक्टर ग्राफ। दिस ग्राफ इज फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होते हैं, ओके, विच ओबेज ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे करे। ओम्स लॉ को ओबे करे मतलब क्या कि V के साथ में I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और कांस्टेंट स्लोप मिले। ओके, बट अगर हम लोग बात करें, देयर आर सम मटेरियल्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, दोज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स वाला पार्ट, क्योंकि वो नॉन ओमिक है, वो ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं करते, बोलते नहीं चाहिए हम लोगों को। समझ रहे हो बच्चों? तो फ्लो को हिंड्रेंस कॉज करने का काम किसका है बच्चों? फ्लो को हिंड्रेंस कॉज करने का काम किसका है? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस क्रिएट्स द हिंड्रेंस, है ना। इसकी वजह से करंट स्लो हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो जब भी आपके कहीं पे रेजिस्टेंस बहुत कम है या ज्यादा है बच्चों किसी कंडक्टर में, तो उसके हिसाब से करंट फ्लो चेंज होगा। तो R इज इक्वल्स टू V बाय I हम लोग कहते हैं, है ना। और अगर V कांस्टेंट है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I भी कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। बट ना ये सबके लिए कांस्टेंट नहीं है, याद रख लेना। इट कैन बी चेंज्ड इन सम केसेस, ओके, बाय चेंजिंग सम मटेरियल्स। ओके, ये चीज याद रहेगा सबको। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या चीजें फैक्टर्स है जो अफेक्ट करती है रेजिस्टेंस को? तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ये दो फॉर्मूला है सर। वेरिएबल रेजिस्टर भी नॉन ओमिक है बेटा। वेरिएबल रेजिस्टर में अगर आप फिक्स कर लो एक वैल्यू, ओके, तो वो रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा ना। वेरिएबल रेजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, वो भी ओम्स लॉ को फॉलो ही करेगा। नॉन ओमिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता रहेगा खुद से, हम नहीं चेंज कर रहे, ठीक है।
अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं बच्चों, क्या ना, राइट इट लाइक दिस, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब मुझे अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो मुझे कुछ तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो कांस्टेंट लगता है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं रो। अब व्हाट इज रो? रो इज आल्सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अब याद रख लेना ये सब हम लोग कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड मटेरियल, एंड फिक्स्ड मटेरियल के लिए। तो इन पे भी डिपेंड करता है, पता है ना, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो रो का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, इट विल बी आर ए बाय एल। अब रेजिस्टिविटी बच्चों याद रख लेना मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर मटेरियल। रहेगा, हाँ, बट आर इज नॉट कांस्टेंट फॉर मटेरियल। आर कैन चेंज विद चेंज इन एल एंड ए, एल और ए के हिसाब से बदल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट क्या है? अब देखो आर ए बाय एल हम लोगों ने इसका फॉर्मूला बोला, अब इसका यूनिट निकाला, कितना सिंपल है। आर का होता है बच्चों ओम, ए का होता है मीटर स्क्वायर, एल का होता है मीटर। तो अगर मीटर और मीटर कैंसिल कर दूं बच्चों तो ये बचेगा ओम मीटर का जो बना है, सॉरी रेजिस्टिविटी का जो बना है वो ओम मीटर बना है। ठीक है, क्लियर है सर? ओमिक कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब देखो कुछ कंडक्टर्स का जो ग्राफ है ना वी वर्सेस आई का वो कांस्टेंट आएगा, वी वर्सेस आई ग्राफ कांस्टेंट है, मतलब आर कांस्टेंट है। तो जो आर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है कि वो ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं ना। ओम्स लॉ क्या कहता है? वी इज इक्वल्स टू आई आर है, ओबे कर रहे हैं। अगर किसी में ग्राफ आपका नॉन ओमिक है, मतलब ग्राफ ऐसा है समझो, ये वी और ये आई है और यहां पे समझो ऐसा कुछ ग्राफ गया है आपका, तो इसे नॉन ओमिक कहते हैं। नॉन ओमिक मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाला, बस यहाँ पे आर फिक्स नहीं है। देखो सर हाउ टू सॉल्व द सर्किट, बेटा इसके ऊपर एक सेशन लिया है मैंने पूरा, ओके, हाउ टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ओके। तो एक बार ना A to Z म्यूजिक एंड फिल्म प्रोडक्शन, एक बार वो मेरा लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंट सर्किट डायग्राम्स। ठीक है, और अगर आप चाहो तो मैं आने वाले सेशंस में ये वाला पार्ट लेके भी आ सकता हूँ। ठीक है, तो इसे नोट कर लो जल्दी से, अगर आपने नहीं लिखा है अभी तक बच्चों, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, डन डन डन। ओमिक और नॉन ओमिक वाला पार्ट क्लियर। अब इसके बाद आता है बच्चों सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, सॉरी इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। इनका डेरिवेशन मैंने बाय द वे करवा दिया। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर में बच्चों हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, दूसरा हम लोग देखते हैं बच्चों रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये जो पैरेलल है और सीरीज है बच्चों, उसमें बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्टेड है या फिर एक टर्मिनल पे कॉमनली कनेक्टेड है। समझ रहे हो? तो रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से देखना। ओके, अब देखो रेजिस्टेंस इन सीरीज जब है, आप समझो इसे बोलते हो R1 है, ये R2 है फॉर एग्जांपल, और इसमें ये R1 है और R2 है। याद रख लेना रेजिस्टेंस इन सीरीज जब होता है I रिमेन सेम, करंट इसमें सेम रहता है, सेम, बट क्या अलग होगा दोनों का? V चेंजेस, है ना, कॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। समझ रहे हो? तो इसमें जो I है वो सेम रहेगा, ये I1 I जो है बच्चों इट इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2, मतलब इसमें I1 I2 I3 नहीं होगा, सिंपल लॉजिक के टर्म्स में बोलो तो। ठीक है, बट V1 V2 V3 जरूर होगा, तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ओके, अब V इज इक्वल्स टू IR के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2। अब मैं V3 नहीं लिख रहा हूं, बस दो ही रजिस्टर लिया है, राइट। तो यहाँ पे I जो है बच्चों कॉमन लेके हटा सकते हैं हम लोग, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो बेसिकली जब भी आपके पास में रेजिस्टेंस होता है बच्चों सीरीज में, इसमें डायरेक्ट एडिशन होता है रेजिस्टेंसेस का। आप इसको समझो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए बना सकते हो आप, तो Rn। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल में अगर आप देखो बच्चों, तो इसमें क्या होता है कंडीशन, इसमें जो आपका V है इट रिमेन्स द सेम, इट रिमेन्स द सेम,
V remains the same, but I changes. ये अक्रॉस R1 R2 बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट I आएगा, याद रख लेना, यहां पर वो I1 बन जाएगा और यहां पर वो I2 बन जाएगा, तो I1 एंड I2 में स्प्लिट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, रेजिस्टेंस फिजिकल बॉडी है ना, रेजिस्टेंस इज एक्चुअली हिंड्रेंस जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा है, सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, ओके, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट जो है ना अफेक्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो टोटल करंट इन द सर्किट होगा दैट वुड बी I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। तो यहां पे मैं V बाय R लिख सकता हूं ओम्स लॉ के हिसाब से। अगर V इज इक्वल्स टू IR है तो I इज इक्वल्स टू V बाय R होगा ना, तो V इज इक्वल्स टू IR, सॉरी I इज इक्वल्स टू V बाय R, V बाय R1 प्लस V बाय R2। ये छोटा सा डेरिवेशन रफली देखो, V कैंसिल आउट कर लो, तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। समझ रहे हो, अगर समझो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है तो ये अप टू 1 अपॉन Rn तक जाएगा। तो पैरेलल जब भी आप करते हो बच्चों, पैरेलल के टाइम पे ये इनवर्स एडिशन होता है और सीरीज के टाइम पे बच्चों ये डायरेक्ट एडिशन होता है, ओके। तो इफ यू वांट टू इट बच्चों जस्ट नोट इट डाउन। हमेशा याद रख लेना बच्चों कि वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है, ओके, और एमीटर हमेशा सीरीज कनेक्ट होता है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो नहीं के बराबर होता है, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, ओके। सो दैट इसमें से करंट फ्लो कर पाए। ये दो चीजें याद रख लेना हमेशा, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके। ये चीज भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक बार लिख के हो जाए बच्चों तो नोटेड या डन लिख दो बच्चों। सर कमेंट पढ़ो। पापा की IIT बॉम्बे की डिग्री लूंगा, बस नाम और डेट पर चेंज कर दूंगा, ओके। आप कभी ना देखो, मैं ना एक बोल रहा हूँ सोते हुए भी सपने देखो कभी कभी, वो अच्छा लगती है, मतलब वो भी अच्छा रहेगा रियान। जागते हुए देखना इज गुड, ओके, बट जैसे सोते हुए भी कभी देखो, उसमें थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक होगा मे बी, ठीक है। डन बच्चों, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, है ना। तो वंस इट इज डन तो सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स का टेंशन नहीं रहेगा। चल, अब ये वाला पार्ट डन है। अब जब भी मैं आर के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों, अभी रेजिस्टेंस को देखकर हम लोग सर्किट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को सर्किट डायग्राम का एक वन शॉट लिया है, ठीक है, वन शॉट लिया है इसी चैनल पर। तो क्या आप लोग वो वाला पार्ट देख लोगे जिनको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है या फिर सर्किट में दिक्कत है? मैंने न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाया है बच्चों और सर्किट भी पढ़ाया है, ठीक है, इसी चैनल पे पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, ओके। 1.5 आवर 1 आवर के सेशन है, ठीक है। तो ट्राई टू वॉच दैट बच्चों, वो ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट करेगा, ठीक है। इतना पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चों रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्लास 9 में जो पढ़ा था, क्या हम लोगों ने पढ़ा? पावर जो होता है बच्चों, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ना, कितना वर्क हो रहा है कितने टाइम में। तो सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करें बच्चों, तो जो ब्लेड्स है वो भी तो घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करोगे बच्चों, ओके, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करोगे तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस पर यूनिट टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस वैसे घूम रहा है ना, हाँ, आई होप इट इज क्लियर। सर कार्बन करा दिया कि आपने? अभी तक यूट्यूब पे स्टार्ट नहीं हुआ, करा दूंगा लेकिन जल्दी, ठीक है, करवा दूंगा, बहुत मस्त हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, तो वर्क डन जो हो गया बच्चों, उसको अगर हम लोग लिखे, ओके, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब हमें पता है वर्क डन जो होता है इट इज V इंटू क्यू। चलो इसको ना मैं आप लोगों को एक ब्लैंक स्लाइड पे कराता हूँ, मजा आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास में क्या क्या है, बहुत कुछ है हमारे पास में। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन यूनिट टाइम पता है हम लोगों को, राइट। और हमें पता है यहां पर, याद रख लेना, ये एक चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा रहा हूं, ये वर्क डन है, इट इज मेजर्ड इन जूल्स, जूल एक्चुअली जूल्स नहीं बोलते हैं, चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं बच्चों, एंड पावर को वॉट में मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसे क्वेश्चन में आंसर होता है, ठीक है। तो
अरे रे, मैंने ये क्या कर दिया, एक मिनट रुको, ये क्या कर दिया मैंने, टाइम होना चाहिए था यहाँ पे, टाइम खराब है। तो इट इज टाइम टी सेकेंड्स में, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो बच्चों, तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो कि वर्क डन जो है, जो वर्क डन है, इट इज एक्चुअली पावर इनटू टाइम। दो तीन चीजें ध्यान देना यहाँ पे। अब पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, वो क्वेश्चन आता है। उससे पहले बच्चों पावर को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो पावर को मैं लिख सकता हूं, पावर इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ, अब W इज V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। अब अगर आप देखो बच्चों, Q बाई टी जो है वो तो I होता है, तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। आई होप इट इज क्लियर। तो P इज इक्वल्स टू VI, ये एक फॉर्मूला बना। सर और भी कुछ फॉर्मूला है क्या P का? यस, आप और फॉर्मूलाज भी बना सकते हो। जैसे कि यहां पर अगर आप देखते हैं ये कि V इंटू क्यू है, तो आप V इंटू क्यू में बच्चों Q इज इक्वल्स टू IT भी तो सब्सटीट्यूट कर सकते हो, है ना। तो P इज इक्वल्स टू V वैसे ही रहेगा इंटू, अब देखो Q क्या है, I इज इक्वल्स टू, अगर Q बाई टी होता है, ओके, तो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है सर। तो लिखो आई टी अपॉन टी, टी टी कैंसिल आउट करवा दो, फिर से वी आई बनेगा। लॉजिक समझ रहे हो? आप कैसे भी अप्रोच लेके आ सकते हो बच्चों, आपका आंसर तो वही बनेगा, वी आई। लॉजिक है, क्लियर है? अब सर बोलेंगे कि सर एक और फॉर्मूला बना दो। देखो और बनाते हैं, बोलो खेलेंगे और थोड़ा, फॉर्मूलाज बहुत बना सकते हो बच्चों। अच्छा मुझे बताओ, एक और लॉजिक देखो, मुझे बताओ कि क्या आपको पता है कि P इज इक्वल्स टू, ओके, V इंटू क्यू बाई टी था, राइट। अब इसमें मैं V के जगह पे सब्सटीट्यूशन करूं तो क्या है ना, अब VI तो हमें पता है, अब मैं V के जगह पे IR लिखूं तो ये हो गया IR ओम्स लॉ के हिसाब से इंटू I। तो P जो बना बच्चों, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, राइट। समझ रहे हो? तो अब जहां पे भी P है बच्चों, यू कैन यूज इट लाइक दिस कि वर्क डन इज इक्वल्स टू P के जगह पे लिख दो आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब पता है आपको, ये जो फॉर्मूला बन के आ गया ना आपका यहां पे, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू है ना वर्क डन की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ओके। यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट इट, कोई इशू नहीं। समझ रहे हो? मैं देख लिया और समझ गया, क्या बात है, वेरी गुड। कुछ भी है, देखो मैंने ना ऑलमोस्ट सभी आपके सिलेबस की चीजें करवा दी है इस चैनल पे, तो कोशिश कर लो बच्चों। सर आप सैंपल पेपर करवाओ, जल्दी जल्दी स्टार्ट होगा विशाल, डोंट वरी, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? पहले वन शॉट्स कवर करेंगे सबके, और उसके बाद में हम लोग बच्चों कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। वाई यू पुट एच, बेटा यहाँ पे वर्क डन जो हो रहा है वो हीट जनरेट कर रहा है, ओके। यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है, ओके, इट इज जनरेटिंग हीट, हम लोग हीट मेजर करते हैं। तो आप W लिखो या H लिखो, वन एंड द सेम ना, वर्क ही एनर्जी है, क्लास 9 में पढ़ा है, वर्क ही एनर्जी है, तो आप लिख सकते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर को ऐसा लिखते, क्लियर है सबको? हाँ, अब यूनिट भी मैंने बता दिया आप लोगों को, यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल पावर का, वॉट है ना। तो अगर आपको समझो, मैं बोलूं पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम है, अगर आपको 1 वॉट ऑफ वर्क डन करना है तो 1 जूल ऑफ, सॉरी 1 वॉट ऑफ पावर चाहिए, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 1 सेकेंड। मेंशन कर दो। सर आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि कमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी का, ओके, तो ये भी लिखेंगे। चलो सब लोग रेडी? तो हमने लिखे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आता है कि नहीं आता है मुझे बताओ, पहले बताओ कितने लोगों को कमर्शियल यूनिट पता है? द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी करेंगे। चलो रेडी? एनसीईआरटी वाले पर फोकस रहूं क्वेश्चंस के लिए। यस, अभी तो मैंने बता दिया था कि आपको पहले उसको ही फोकस करना है, पहले वो सैंपल पेपर्स को खत्म करो और PYQs को खत्म करो, ओके। अब देखो पहले आपको बताओ वर्क डन इज इक्वल्स टू
वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम था। हाँ, पावर इंटू टाइम था। देखो पावर हमेशा जूल्स में मेजर होता है, पावर हमेशा जूल्स में मेजर हो रहा है, राइट है, सॉरी वॉट में मेजर हो रहा है, और टाइम हमेशा सेकंड्स में मेजर हो रहा है। तो मतलब क्या है कि जब जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी देखते हैं हम लोग, तो हम बोलते हैं 1 वॉट का पावर होना चाहिए इनटू 1 सेकंड ऑफ टाइम के लिए। बट बच्चों अगर लॉजिकली सोचो, ओके मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आप निकालना चाहते हो इसका कमर्शियल यूनिट, तो आप बोल सकते हो कि देखो 1000 वॉट जो होता है वो तो 1 किलो वॉट होता है, राइट, और 1 आर जो होता है, या फिर आप लिख सकते हो 3600 सेकंड जो होता है वो तो 1 आवर होता है ना। तो अगर मुझे इसको किलोवाट्स में, किलोवाट आवर में निकालना है, तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे किलोवाट आवर कितना हो रहा है, ठीक है, कितने जूल्स के बराबर है। तो वॉट इंटू सेकंड बोलो, 1000 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकंड, है ना, कितने जूल्स में आएगा ये पहले फाइंड आउट करो। तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग, जस्ट अ सेकंड ये हटाता हूं, ये तो क्लियर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, कितने जूल्स के बराबर देखेंगे, इज इक्वल्स टू 1000 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 3600 सेकेंड, राइट है। वॉट सेकेंड को साइड में कर दो, वॉट सेकेंड साइड में ले लिया, तो ये हो जाएगा 360000, राइट, क्लियर है बच्चों। वॉट सेकेंड, बट वॉट सेकेंड को तो मैं जूल्स लिख सकता हूं ना, वॉट इंटू सेकेंड इज जूल, मैं लिखूंगा जूल इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में बच्चों 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, आई होप इट इज क्लियर। सर आप पहले ही इस चैप्टर को पढ़ा दिया क्या? हाँ बेटा, इस चैनल पर मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स ऑफ एनर्जी के बराबर है, तो आप बताओगे इट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी के बराबर। हेलो संजीता, गुड इवनिंग, वेलकम। क्लियर है, कमर्शियल यूनिट वाला पार्ट सबको क्लियर, कोई दिक्कत? चलो, इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट, दिक्कत कुछ भी है, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो जब भी बच्चों कहीं पे फ्लो ऑफ करंट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस उसका रीजन है। तो पावर जब डिलीवरी के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों, इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, ये अभी हम लोग ने पढ़ा, राइट, लॉजिकल है, क्लियर है इतना पार्ट? किसी को कुछ डाउट है इसमें? चलो ग्रेट, एक मिनट, जो पार्ट हो चुका है ये पार्ट हो चुका। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो मैंने पार्ट बताया बच्चों, यहां पे देखो हम लोगों ने लिखा कि यहां पे क्यों नहीं, यहां पे एच लिख देना, बिकॉज आपके ना फिर चार्ज में कंफ्यूजन होगा। तो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है बच्चों, है ना, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन ये आता है कि अगर एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, तो बताओ किस पे डिपेंड करता है? तो बोलो सर करंट पे डिपेंड करता है। बोला हाँ करेक्ट, स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, हाँ, फिर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, फिर टाइम पे डिपेंड करता है, बस। तो हीट ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है बच्चों, इसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, सर्किट में। आई होप इट इज क्लियर। क्या होता है सर, आप उस दिन अचानक से कहाँ चले गए? कुछ ना कुछ इशू हुआ था आई गेस टेक्निकल, जिसकी वजह से ना वो क्लास बीच में एंड हो गई थी। ओके चलो, तो यहां तक के पार्ट में किसी को कुछ डाउट है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक फॉर्मूला चीट शीट बनाएंगे, सब लोग रेडी? अब मैं चाहता हूं आप लोग भी मेरे साथ बनाओ, चलो एक ना व्हाइट पेपर ले लेते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला चीट शीट बनाएंगे सब लोग, पूरे चैप्टर में जितने फॉर्मूला सब एक साथ लिखेंगे, फॉर्मूला शीट, ठीक है। सब लोग साथ में, ठीक है।
पहला कौन सा है बच्चों? पहले चार्ज का लिखो, Q इज इक्वल्स टू एनी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। पहला है Q इज इक्वल्स टू एनी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिख दिया। सेकेंड है I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, फिर V इज इक्वल्स टू W बाई Q, V इज इक्वल्स टू IR, फिर रो इज इक्वल्स टू RA बाई L। तो इसको वहां पे लिख देता हूं, रेजिस्टेंस वाला यहां पे RA बाई L, इसका रो उठा ले आया मैं, हाँ RA बाई L, राइट है। फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 अप टू RN, ठीक है। सिमिलरली 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 अप टू 1 अपॉन RN, क्लियर है? हाँ, तो रेजिस्टेंसेस का हो गया। सर पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, आप ये लिख सकते हो, या फिर पावर इज इक्वल्स टू VI लिख सकते हो, जो कि बहुत फेमस है। ओके, देन आप लिखोगे H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T, उनके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इतने फॉर्मूलाज है जो इस चैप्टर में कंटिन्यूसली रिपीटेड होते हैं हमेशा बच्चों, तो मैं इसलिए बोलूंगा आप लोग एटलीस्ट ये फॉर्मूलाज आप लोगों को पता होने ही चाहिए, ठीक है। ट्राई टू नोट इट डाउन बच्चों, अगर लिख दिया तो वेरी गुड, नहीं लिखा है तो अभी लिख लो। ओके, पूरे सेशन में मैंने कुछ लिखने नहीं दिया था, अभी लिखने दे रहा हूं, तो प्लीज ट्राई टू नोट इट डाउन। ठीक है, क्लियर? इतने पार्ट में अगर सबका डन है बच्चों, ओके, तो कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आप लोगों को नोट करनी होती है। ओके, फॉर्मूला चीट शीट में लिख सकते हो कि एमीटर हमेशा करंट की डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो आई लगाया, अगर आपने एमीटर लगाना है, अगर आपको, एक काम करता हूं मैं, ठीक है। अब ये हम लोग लगा रहे हैं एमीटर और वोल्ट मीटर वाला पार्ट, ठीक है, एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। हमेशा इन द डायरेक्शन क्या बोला बच्चों, हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दोनों ही हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कनेक्ट होने चाहिए। तो जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हो, भले वो एमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, यस और नो। तो अगर करंट इज मूविंग, इफ द करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन में ही हम लोग सेट करते हैं हमेशा एमीटर को, इवन दिस वन, ठीक है। हमेशा एमीटर जो होगा बच्चों, इट वुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, ओके, एंड दिस वुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस वुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इंफिनिटी वाला मैंने बताया था, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होगा, रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनाइट होगा, क्लियर है। तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनाइट होगा। ये दो चीजें भी हमेशा अपने बुक में लिख के रखना जरूरी है। सर आप पढ़ने में मजा आ रहा है, बेटा पढ़ोगे अच्छे से मजा तो बहुत आएगा। सर एसएस ले लिए क्योंकि बाहर हो, ठीक है। तो जो बच्चे नोट्स नहीं बना पा रहे वो लोग एसएस ले लो, जिनके नोट्स बन चुके हैं वो लोग नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा ही, वैसे है ना, इतना मेहनत तो ऑलरेडी कर चुके हो तुम लोग, है कि नहीं। अच्छा लेक्चर्स देख रहे हो तो नोट्स तो बन गए होंगे अभी तक मेरे हिसाब से, ठीक है, क्लियर है। कुछ डाउट है प्लीज पूछ लो मुझे, ओके। और इसके सम्स जो है बच्चों आप लोगों को ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ओके। सर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, नहीं आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो ना संचिता, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ये सीरीज वाला शायद उधर आ रहा है, मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ओके, यहाँ पर। और ये पैरेलल तो ठीक है, वैसे यहाँ पे कर देते, ठीक है। और दिस corresponds to resistance in series,
R1 R2 और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आपको सिर्फ पैरेलल शो करना होता है। मैं आप लोगों को ना बच्चों कैमरा ऑफ करके दूंगा टाइम लिखने का, तो डोंट वरी, लिख लेना आप लोग। R1, ठीक है। तो ये लोड रेजिस्टेंस वाला पार्ट आ गया। तो आपके स्क्रीन पे सब कुछ दिया गया है बच्चों, देखो ध्यान से। मैं खुश नहीं रहता मैं मुस्कुराता ही नहीं। अरे रे रे, ठीक है संजीता, नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा। लिखते समय ना मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा अलग जगह पे होता है, तो शायद मैं हंसता नहीं आपका सेशन का भी नेक्स्ट देखो, मेरे ना सेशंस होते हैं बच्चों मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो तभी तभी आप लोग देख सकते हो, मंडे वेंसडे फ्राइडे एट 7 PM। इसी चैनल पे होगा बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहले ही, ओके। बेल आइकन को दबा दो और अपकमिंग सेशंस के लिए रेडी हो जाओ। डन है? ओके, और सबको अच्छा लगा है सेशन तो लाइक करो जल्दी जल्दी। हाँ, अगर आप लोगों ने एंजॉय किया आज का जो भी सेशन था पूरा, और इसके सम्स और बाकी चीज़ों का बच्चों मैंने ऑलरेडी सेशन ले रखा है, ओके। तो जाके एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेना इसके, ओके। और जिन्होंने अभी तक M/VLE ऐप डाउनलोड नहीं किया बच्चों, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो VLE ऐप, ओके। घर बैठे बैठे आप लोग प्रैक्टिकल सॉल्व कर सकते हो बच्चों, DIY एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, इवैल्यूएशन मॉड्यूल है आपके लिए जो आपको वाइवा के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करवाती है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है बहुत बार कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, वो भी उसमें है बच्चों, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड मेरे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं बच्चों, वो मंडे से फ्राइडे तक होते हैं बच्चों एट 5 PM ऑन M/Web बच्चों। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो आप लोग आ सकते हो प्लेटफॉर्म पे, ओके। एंड यू कैन यूज माई कोड अक्षय30 बच्चों। अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप अक्षय30 यूज कर सकते हो टू गेट 30% ऑफ ऑन योर टोटल सब्सक्रिप्शन, ओके। एंड M/Web लेंस ऐप जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है, दे कैन डाउनलोड दी लेंस ऐप बच्चों, जिसको आप लोग देख कर, ओके, जिसको आपको जस्ट स्कैन करना होता है, जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलेंगे, क्लिक करते ही बच्चों उसके रिलेटेड कंटेंट और वीडियो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे रहेंगे। और अगर आपने अभी तक TG ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया बच्चों, आप लोग TG ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। दिस इज अ लिंक फॉर द टेलीग्राम ग्रुप बच्चों, एंड 24/7 आपके लिए डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप भी है जिसमें आप डाउट्स अपने पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इट इज AI पावर्ड, तो आप जनरल डाउट पूछ रहे हो, एकेडमिक डाउट पूछ रहे हो, उसके सोल्यूशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पद साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे बच्चों, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.